हेलो दोस्तों, आज हम जनसंख्या भूगोल के अगले टॉपिक पॉपुलेशन पॉलिसी की चर्चा करेंगे। जनसंख्या नीति क्या होती है और जनसंख्या नीति की क्यों आवश्यकता पड़ती है, विकासशील विकसित देशों की जनसंख्या नीतियाँ क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनमें अंतर क्या होता है। आइए सबसे पहले हम जनसंख्या नीति का अर्थ देखेंगे। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। जिसे आप देखते होंगे किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से करने के लिए कोई न कोई नीति की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी का अगर समुचित विकास करना है तो उससे संबंधित नीति बनाई जाती है। औद्योगिक विकास, अगर देश को अच्छे तरीके से औद्योगिक विकास करना है समुचित रूप से तो उससे संबंधित नीति बनाई जाती है। व्यापार है तो व्यापारिक नीति बनाई जाती है, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कृषि का अगर विकास करना है तो कृषि नीति बनाई जाती है। और देश में शिक्षा में सुधार लाना है और शिक्षा संबंधी अच्छे कार्य करना है और उसमें सुधार करना है तो शिक्षा नीति लाई जाती है, शिक्षा नीति बनाई जाती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं जनसंख्या के विकास के लिए भी एक नीति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जनसंख्या है वो अनियंत्रित गति से बढ़ रही है या उसमें कमी हो रही है, तो उससे संबंधित नीति की आवश्यकता पड़ती है। जनसंख्या के समुचित विकास के लिए भी नीति की आवश्यकता पड़ती है। तो जनसंख्या संबंधित इस सरकारी नीति जो बनती है, सरकारी नीति जो बनाई जाती है किसी देश की जनसंख्या संबंधित या प्रशासनिक नीति जो बनाई जाती है उसे जनसंख्या नीति कहते हैं। जनसंख्या नीति किसी राष्ट्र या कह सकते हैं किसी देश द्वारा अपनाई गई वह सरकारी नीति होती है जो जनसंख्या वृद्धि की गति, संरचना, वितरण आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। आप देखते होंगे कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो जनसंख्या पॉलिसी होती है, पॉपुलेशन पॉलिसी होती है, जनसंख्या का कंट्रोल करने से संबंधित होती है। और जो विकसित देशों की पॉलिसी होती है वो जनसंख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे कि जनसंख्या नीति जो होती है वो विकासशील देशों के वहाँ के किस उद्देश्य से बनाई जाती है विकासशील देशों में, और विकसित देशों में उनके क्या उद्देश्य होते हैं। तो आज दोनों में डिफरेंस देखेंगे और जानेंगे कि क्या अंतर है। यूनेस्को जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सांस्कृतिक जो संस्था है, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था, बहुत बड़ा संस्था है यूनेस्को, धरोहर से संबंधित है। जनसंख्या नीति को परिभाषित किया कि जनसंख्या नीति होती क्या है। तो आइए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय और कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं जो विशिष्ट जनांकीय चरों जैसे जनसंख्या के आकार, वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण और जनांकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक और अन्य सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने हेतु तैयार की जाती है या किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने जो परिभाषा दी है जनसंख्या नीति की, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही एक कह सकते हैं व्यापक परिभाषा है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या कहती है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय और कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं जो विशिष्ट जनांकीय चरों जैसे जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण और जनांकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक और अन्य सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने के हेतु तैयार किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि जनसंख्या नीति की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों आवश्यकता है जनसंख्या नीति की, क्या जरूरत पड़ती कि जनसंख्या संबंधी नीति बनानी पड़ी। तो आइए देखते हैं क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी। नीड ऑफ पॉपुलेशन
पॉलिसी। जनसंख्या संबंधी विविध समस्याएं हर देश के काल में रही हैं, लेकिन 1950 से पहले कोई जनसंख्या नीति का प्रचलन नहीं था। यद्यपि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादन माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादन 1903 के पश्चात से ही अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, समाज सुधारकों आदि का ध्यान जनसंख्या वृद्धि और उससे उत्पन्न समस्याओं पर था। अनेक विचारकों ने अपने विचारों को सिद्धांतों के रूप में मूर्त रूप प्रदान किया, किंतु राष्ट्रीय सरकारों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किसी प्रत्यक्ष राष्ट्रीय नीति को नहीं अपनाया, भले ही जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया हो। तो आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने तो जनसंख्या की समस्या से देश को अवगत कराया, ऐसे संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 1803 से ही सिद्धांत आए। आप जानते होंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लगभग 150 वर्षों तक पूर्वी विश्व के अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, भूगोलवेताओं के दिमाग पर छाया रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था, लेकिन सरकार के कारण कह सकते हैं कि सरकार का जो ध्यान था उधर नहीं गया, और 1950 तक कोई जनसंख्या नीति नहीं थी। भले ही जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित और हतोत्साहित न किया हो, लेकिन कोई नीति नहीं बनाई गई थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र वृद्धि से खाद्य पूर्ति, पेयजल, आवास आदि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसकी पूर्ति कर पाना दुस्साध्य और असंभव होता जा रहा है। बहुत से देश जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति से गुजर रहे हैं, और उनकी प्रायः सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि ही है। आज भारत की जो समस्याएं हैं, आप जानते होंगे कि जनसंख्या के कारण ही ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पे पैदा हुई हैं, या गरीबी, भुखमरी या बेरोजगारी। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या के विस्फोटक वृद्धि के कारण ही भयावह होते जा रहे हैं दिन पर दिन। आज के समय में तो शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जो कि जनसंख्या का ही देन है। तो आप सोच सकते हैं कि 1950 से जनसंख्या पूरे विश्व में कहीं नहीं थी, और उन्होंने कोई ठोस नीति नहीं बनाई थी जनसंख्या से संबंधित। आइए देखते हैं जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। आवश्यकता तो देख लिया मैंने, और आपने भी जाना कि आवश्यकता क्या होता है, क्यों पड़ता है आवश्यकता जनसंख्या नीति का। क्योंकि किसी देश की जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ रही है और बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है, खड़ा कर रही है, तो उससे नीति बनाना, उससे संबंधित नीति बनाना सरकार के लिए अच्छा ही होता है। सरकार कदम उठाती है, जनसंख्या नीति बनाती है, जनसंख्या कंट्रोल करने का प्रयास करती है। आइए, हमने जनसंख्या संबंधित समस्याओं को देखा जो कि आवश्यकता का कारण थी। आज अगला टॉपिक जो देखेंगे हम, जनसंख्या नीति के उद्देश्य। जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते ही होंगे। अब बिना उद्देश्य के कोई तो नीति बनाएगा नहीं, उसके पीछे पर्पज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही पॉपुलेशन पॉलिसी के भी कुछ पर्पज हैं। किसी भी देश में अगर जनसंख्या नीति बनाई जा रही है तो उसके पर्पज जरूर होते हैं, उद्देश्य जरूर होते हैं, और बिना उद्देश्य के कोई नीति नहीं बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं जनसंख्या नीति के उद्देश्य। विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि सामाजिक राजनीतिक दशाओं में भिन्नता तथा सामाजिक वृद्धि के दर में अंतरण के कारण अलग अलग देशों की जनसंख्या नीति के उद्देश्य भी मुख्यतः तीन प्रकार
में बांटा जा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनसंख्या नीति के उद्देश्य हैं वो अलग अलग देशों को, अलग अलग देश जो हैं अलग अलग दर से वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है, तो वहाँ पे जनसंख्या से संबंधित जो नीति होगी वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जनसंख्या के जो उद्देश्य हैं, नीति के उद्देश्य हैं, उसको हम 3 प्रकार या 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला, जनसंख्या में स्थायित्व लाना। जैसे भारत की जनसंख्या जो नीति है वो दीर्घकालीन, जो हाल में कह सकते हैं 2000 में जो जनसंख्या नीति आई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, इसके दीर्घकालीन उद्देश्य जो थे 1945 तक जनसंख्या में स्थायित्व लाना। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके जनसंख्या आकार को नियंत्रित करना। ये भी जो है मध्यकालीन कह सकते हैं उद्देश्य हो सकता है। भारत का भी ये जनसंख्या नीति का उद्देश्य शामिल है, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना और जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करना और जनसंख्या आकार को बढ़ाना। तो जनसंख्या वृद्धि है जिसको हतोत्साहित करना या बढ़ाना होता है, तो ये विकसित देशों का काम होता है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर घट गई है, या कह सकते हैं मृत्यु दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि जो है मृत्यु दर से कम हो रही है, या जन्म दर कह सकते हैं मृत्यु दर से कम है। तो वहाँ पे जनसंख्या संबंधी जो नीति बनाई जाएगी वो जनसंख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाएगी, जनसंख्या के आकार को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाएगी। तो विकसित और विकासशील देशों में यही अंतर होता है कि विकसित देश जो हैं जनसंख्या की कमी से गुजर रहे हैं, कह सकते हैं जनसंख्या वहाँ पे घट रही है कुछ देशों में, और विकासशील देशों की जो समस्या है वो विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं। मतलब जनसंख्या असातिश वृद्धि से हो रही है, बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो 3 प्रकार के उद्देश्य हमने देखा। जनसंख्या नीति के उद्देश्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जनसंख्या है उसमें स्थायित्व लाना। भारत का भी उद्देश्य है 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्त करना। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। ये भारत की जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य में ये भी उद्देश्य शामिल है। और तीसरा जो उद्देश्य है विकसित देशों का है, जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करना या प्रोत्साहित करना और जनसंख्या आकार को बढ़ाना। तो हमने देखा जनसंख्या नीति के उद्देश्य। आइए अब देखते हैं जनसंख्या नीति के प्रमुख पक्ष। जनसंख्या नीति जो है उसके पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं। मेन एस्पेक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी। तो आइए जानते हैं कि जनसंख्या नीति के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। जनसंख्या नीति के प्रमुख पक्ष कौन कौन है। किसी देश की जनसंख्या नीति को परिवर्तित करने या नियंत्रित करने से संबंध रखती है। जनसंख्या परिवर्तन मौलिक रूप से प्रजननता, मृतता और हस्तांतरण या प्रवास का परिणाम होता है। अतः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति उन्हीं तथ्यों पर आधारित होती है जो कह सकते हैं कि जनसंख्या की मौलिक रूप से परिणनता, मृतता, हस्तांतरण या प्रवास का परिणाम होता है। जब भी जनसंख्या का मौलिक रूप में परिवर्तन होता है, या तो प्रजननता में वृद्धि हो तब परिवर्तन होगा, या तो मृतता में वृद्धि हो तब जनसंख्या के मूल रूप में परिवर्तन होगा, या तो जनसंख्या का प्रवास या हस्तांतरण हो तब उसके जनसंख्या के मूल रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रवास का परिणाम होता है जो इन्हीं तत्वों पे आधारित होता है। इस प्रकार जनसंख्या नीति के प्रमुख घटक या कह सकते हैं जो प्रमुख घटक हैं वो इस प्रकार हैं। प्रजनन संबंधी नीति, प्रवास संबंधी नीति, मृतता संबंधी नीति और जनसंख्या वितरण संबंधी नीति। आप देख रहे होंगे जनसंख्या संबंधी नीतियाँ आधारित होती हैं, कह सकते हैं जनसंख्या नीति के जो घटक होते हैं
4 इसमें बताए गए हैं: प्रजनन संबंधी नीति, प्रवास संबंधी नीति और महत्वता संबंधी नीति, जनसंख्या वितरण संबंधी नीति। तो आइए हम एक एक को देखते हैं। प्रजनन संबंधी नीति क्या होती है? पहला है प्रजनन संबंधी नीति। इसके अंतर्गत प्रजननता या जन्म दर को कम करने, स्थिर करने अथवा बढ़ाने संबंधी जनसंख्या नीति को सम्मिलित किया जाता है। भारत, चीन, बांग्लादेश विकासशील देशों की जनसंख्या नीति इसी से संबंधित होती है। तो आप देख रहे हैं जो प्रजनन संबंधी नीति है ये विकासशील देशों की ज़्यादातर नीति होती है। और विकासशील देशों की जो नीतियाँ होती हैं वो प्रजनन संबंधी नीति होती हैं। भारत भी इसमें शामिल है, चीन, बांग्लादेश इसी संबंधी नीति बनाते हैं अपना, जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने या जनसंख्या को कंट्रोल करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। दूसरा है मर्तता संबंधी नीति। किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए एक उपाय मृत्यु दर में वृद्धि भी करना हो सकता है, किंतु यह विधि अमानवीय या अनुचित है। विकसित देश अपने जीवन प्रत्याशा से संतुष्ट हैं, लेकिन विकासशील देश संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो विकसित देशों की जनसंख्या नीतियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। इसमें कह रहा है कि मर्तता संबंधी नीति भी हो सकती है, तो ये तो अनुचित है। अगर आप किसी देश की जनसंख्या को कम करने के लिए मर्तता में वृद्धि करते हैं तो ये गलत तरीका है। विकसित देश अपने जीवन प्रत्याशा से संतुष्ट हैं, लेकिन विकासशील देश इससे संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं विकसित देशों का जीवन प्रत्याशा बहुत ऊंचा होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ऊपर होता है, लगभग 75 वर्ष के ऊपर, जिससे वो संतुष्ट हैं। लेकिन विकासशील देशों की जो जनसंख्या कह सकते हैं, जो जीवन प्रत्याशा है जनसंख्या की लोगों की, वो बहुत कम होती है। बहुत कम नहीं कह सकते, लेकिन विकसित देशों की अपेक्षा कम होती है, लगभग 60 से 65 के बीच होती है। ये अपने जीवन प्रत्याशा से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसका जो मेन कारण है वो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर होता है, मातृ मृत्यु दर जो होता है वो अधिकता के कारण होता है। विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंचा होता है, जबकि विकसित देशों में कम होता है। मातृ मृत्यु दर भी विकासशील देशों में बहुत ऊंचा होता है, विकसित देशों में बहुत नीचे होता है। तो ये अंतर जो है वो जीवन प्रत्याशा को कम कर देता है या कह सकते हैं घटा देता है। आइए देखते हैं प्रवास संबंधी नीति, माइग्रेशन पॉलिसी क्या होती है। जनसंख्या प्रवास या हस्तांतरण भी जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। विस्तृत भूमि और संसाधन वाले देश श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए उदार आवास नीति जो भी देश हैं जिसके पास पर्याप्त भूमि है, संसाधन है, तो श्रमिकों को जो है आकर्षित करने के लिए उनकी जो नीतियाँ होती हैं प्रवास संबंधी नीति उदार बनाई जाती हैं। जैसे कनाडा की जो प्रवास नीति है वो अमेरिका की अपेक्षा कह सकते हैं यूएसए की अपेक्षा उदार है। वहाँ पे अभी भी नागरिकता आसानी से मिल जाता है और लोगों को काम मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। इसने अपनी पॉलिसी में चेंज किया प्रवास संबंधी नीति में, और इसमें फ़िलहाल में बहुत कठोर हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है या प्रभावित करता है किसी देश की प्रवास जनसंख्या को कंट्रोल करता है प्रवास नीति भी।